हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द DSSB TGT नेचुरल साइंस सीरीज़। इसमें अभी हमारी चल रही है यूनिट मैन मेड मटेरियल्स, जिसमें ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट देखेंगे, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉपिक पॉलीमर्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। देखो, आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर एक वर्ड है, कौन सा वर्ड? पॉलीमर। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये जो पॉलीमर है ये एक ग्रीक वर्ड है। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है पॉलीमर के लिए, वो क्या याद रखनी है? पॉलीमर इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन सा? एक है इसके अंदर पॉली और सेकेंड वर्ड इसके अंदर क्या है? मर, राइट। अब ये जो पॉली है इसका मीनिंग क्या होता है? मैनी। और मर का मतलब क्या होते हैं? यूनिट्स। यानी ये एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी यूनिट्स का। बहुत सारी यूनिट्स यानी एक सिंगल यूनिट जब बार बार रिपीट होती है, बहुत बार जब वो रिपीट होती है तो उसके रिपीटिशन से एक बड़ी लार्ज यूनिट बन जाती है। ये जो बड़ी लार्ज यूनिट बनती है उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर। तो ये एक बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, इसीलिए ये हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस होगा। और ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को बार बार रिपीट करने से बनती है, ठीक है। तो जो वो छोटी छोटी यूनिट होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, वो मॉलिक्यूल जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स। मोनोमर। तो मोनो का मतलब क्या होता है? याद रखेंगे, मोनो का मतलब होता है सिंगल, राइट। और मर का मतलब मैंने अभी वो बताया, इसका मतलब क्या होता है? यूनिट, ठीक है। तो बहुत सारे मोनोमर्स का रिपीटिशन होने से एक बड़ी यूनिट बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता है पॉलीथिन, ठीक है। तो अब अगर हम ये देखेंगे पॉलीथिन, तो पॉलीथिन जो है वो भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉली तो मैनी हो गया और थीन मतलब ये है इथीन। तो जब बहुत बार इथीन यूनिट्स रिपीट होते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर। तो पॉलीथीन किससे बना है? इथीन से बना है। इसका मतलब पॉलीथीन क्या हो गया? ये हो गया एक पॉलीमर। तो पॉलीथीन हो गया एक पॉलीमर और ये जिससे मिलकर बना है छोटी यूनिट, उसका नाम क्या है? इथीन। इसका मतलब इथीन क्या हो गया? इथीन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन, ठीक है। तो ये पॉलीथीन का मोनोमर हो गया। अब जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनती है हमारी? पॉलीथीन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे तो हमें आगे बहुत सारे पॉलीमर करने हैं, पर अगर यहाँ आप इसको देखना चाहें कैसे बना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी यूनिट लेंगे तो यहाँ n लगा देना, ठीक है। इसमें बस क्या हुआ है, जब पॉलीमर आपको बनाना है तो क्या करना है? जो भी डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में तोड़ देना, फिर एक बॉन्ड इस साइड पर और एक बॉन्ड इस साइड पर लगा देना, ऐसे पॉलीमर बनेगा। आगे जब और पॉलीमर करेंगे तब मैं आपको कवर करा दूंगी। फिलहाल आपको याद रखना है कि पॉलीमर एक बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, यानी ये हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस होता है और ये बहुत सारी छोटी यूनिट्स को बार बार रिपीट करने से बनता है। वो यूनिट्स जो बार बार रिपीट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमर, ठीक है। अब आगे हमें बहुत सारे पॉलीमर पढ़ने हैं तो आपको याद रखना होगा हर एक पॉलीमर का मोनोमर क्या है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, जो पॉलीमर है उसमें आपको याद रखना है 2 काइंड। एक याद रखना है होमोपॉलीमर और एक याद रखना है कोपॉलीमर। देखो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं होमोपॉलीमर। तो होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब एक तरह से सेम होता है ना, और एक आपने सुना होगा हेटेरो। हेटेरो का मतलब डिफरेंट होता है, यानी वो पॉलीमर जो सिर्फ एक ही तरीके की मोनोमर यूनिट्स बनते हैं। सिर्फ एक ही टाइप की मोनोमर यूनिट अगर किसी पॉलीमर को बनाने में यूज हो रही है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर। जैसे अगर हम पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन का जो मोनोमर है, एक ही मोनोमर है इसका, क्या? इथीन। तो ये एक ही मोनोमर है इसका, इथीन, इसीलिए किस में आएगा? होमोपॉलीमर में। तो होमोपॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिनका सिर्फ एक ही मोनोमर होता है, यानी सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर होगा, वन काइंड ऑफ मोनोमर, वो क्या होंगे? होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर यानी एक से ज़्यादा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर अलग अलग मोनोमर्स यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोपॉलीमर्स। तो कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अलग टाइप की मोनोमर यूनिट्स को मिलाकर बने हुए होते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल नायलॉन 6 है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। जो नायलॉन 6 है वो 2 मोनोमर को बना के मिला के बना है। उसमें से जो एक मोनोमर है वो है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और दूसरा कौन सा है? एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? नायलॉन 6, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है इसे आगे हम कवर करने वाले हैं कि नायलॉन 6 बना कैसे है, उसको नायलॉन 6 क्यों कहते हैं, ये हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, अगर किसी में सिर्फ एक ही तरीके का मोनोमर यूज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर।
और अगर किसी में 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के मोनोमर यूज़ होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कोपॉलीमर। ठीक है, तो जैसे पॉलीथीन में एक ही मोनोमर यूज़ हुआ है इथीन, इसीलिए ये क्या है, होमोपॉलीमर। और नायलॉन 6,6 की बात करूँ तो यहाँ पर 2 मोनोमर हैं, एक है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड द सेकेंड इज एडिपिक एसिड, सो नायलॉन 6,6 इज अ कोपॉलीमर। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा कोपॉलीमर, राइट। चलो, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स देख लेते हैं। देखो आपका ना ये जो मैनमेड मटेरियल है, इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, और एक है टॉपिक पॉलीमर। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स होते हैं और जो प्लास्टिक होते हैं, ये दोनों ही पॉलीमर होते हैं। तो वहाँ इतना डिटेल में मैंने नहीं करवाया, सिर्फ आपको एक टाइप बता दिया था। तो ये पॉलीमर इन दोनों का ही टाइप है। तो ये वाला जो पॉलीमर है ये मैं बहुत ही डिटेल में कराने वाली हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना और याद भी रखना, क्योंकि फाइबर भी पॉलीमर होते हैं और प्लास्टिक भी पॉलीमर ही होते हैं। अब यहाँ हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की यहाँ पर हमें 4 क्लासिफिकेशन देखनी है, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सोर्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी जो हमें पॉलीमर है वो कहाँ से मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है, उस बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें 3 तरह के पॉलीमर आते हैं। फर्स्ट काइंड आता है हमारा नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड आता है सिंथेटिक पॉलीमर, और थर्ड आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखो नेचुरल पॉलीमर नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल पॉलीमर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचर मतलब प्लांट और एनिमल। तो ऐसे पॉलीमर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, तो ये हमें क्योंकि प्लांट्स और एनिमल से मिल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जो कंप्लीटली मैनमेड होते हैं, यानी जो लेबोरेटरी या इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर या मैनमेड पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन, नायलॉन और टेफ्लॉन हो गया। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपने वहाँ पर देखा होगा मैंने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर करवाया है। अब नेचुरल फाइबर में यही एग्जाम्पल थे और सिंथेटिक फाइबर में भी यही एग्जाम्पल थे, यानी नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर या नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो एक ही बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखो ये है सेमी सिंथेटिक। सेमी का मतलब जानते हो, हाफ, है ना। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। और सिंथेटिक हमने ऊपर देखा है, सिंथेटिक का मतलब मैनमेड। हाफ मैनमेड का मतलब क्या हुआ, यानी ये नेचुरल पॉलीमर ही होते हैं पर इनमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। तो जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस करके, और इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जिसमें एग्जाम्पल आता है हमारा वल्केनाइज्ड रबर और एक आता है गन कॉटन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इन्हें हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे बता दूं ये जो वल्केनाइज्ड रबर है ये रबर में मॉडिफिकेशन करने से आता है, यानी जो हमें नेचुरल रबर मिलता है प्लांट से उसमें सल्फर की लिंकेज करने से हमें वल्केनाइज्ड रबर मिलता है। और जो गन कॉटन है वो सेल्यूलोज में एसिटिक अनहाइड्राइड या उसकी कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करने से हमें क्या मिलता है, गन कॉटन मिलता है। ठीक है, अब देखो आगे। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बेस पे जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, जिनमें मोनोमरिक यूनिट सिर्फ लॉन्ग और लीनियर चेन बनाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमर्स। जैसे मान लो ये एक मोनोमरिक यूनिट है, ठीक है, ये एक सेकेंड मोनोमरिक यूनिट है, फिर ये थर्ड। अगर मैं सारी मोनोमरिक यूनिट्स को एक सिंगल लाइन में अरेंज कर दूँ लीनियरली, ऐसे मैंने सारी मोनोमेरिक यूनिट्स लगा दी। ठीक है, तो अगर मैं सारी मोनोमेरिक यूनिट्स को एक सिंगल लाइन में इस तरीके से अरेंज कर देती हूँ तो वो जो पॉलीमर बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमर। ठीक है, उसके एग्जाम्पल आपको याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि आपसे स्ट्रक्चर तो पूछेंगे नहीं ना, आपको स्ट्रक्चर बनाना थोड़ी है, पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है इसका मतलब आप जितना याद रख सकते हैं आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप ये एग्जाम्पल याद रखना। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या है, HDP का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, जो हमारी पॉलीथीन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे कवर करने वाले हैं, फिलहाल आप याद रखना HDP का मतलब क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट है PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और नायलॉन, तो ये हमारे क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर, जिसमें जो मोनोमेरिक यूनिट एक लाइन में अरेंज होती है। उसके बाद आता है ब्रांच चेन पॉलीमर, मोनोमेरिक यूनिट्स जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद साइड चेन।
और ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ। अब इसमें लीनियर चेन तो होगी भाई, लॉन्ग चेन ऐसे मोनोमेरिक यूनिट्स की ये लॉन्ग चेन तो होगी ही, ठीक है, ये लॉन्ग चेन तो है ही, साथ में इसके साथ यहाँ पर कुछ ब्रांचेस और होती हैं, यानी इस तरीके से होगा, कुछ यहाँ पर ब्रांचेस भी होंगी ऐसे, ठीक है, तो ये ब्रांचेस भी इस तरीके से प्लेस्ड होंगी, तो कुछ ब्रांचेस भी होंगी लीनियर के साथ, उसे क्या कहते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। इसके एग्जांपल है एलडीपी, एलडीपी मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन, जैसे एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, वैसे ही एलडीपी होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, राइट। चलो नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, और उसे नेक्स्ट क्या है, स्टार्च, तो ये हमारे किसके एग्जांपल हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर के। नेक्स्ट आता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, मोनोमेरिक यूनिट्स आर क्रॉस लिंक टू फॉर्म अ 3D नेटवर्क, तो इसे बहुत सारी जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो इस तरीके से ज्वाइन होती हैं और एक 3D नेटवर्क बना लेती हैं, लीनियर भी होंगे, उसमें ब्रांच भी होंगे, और वो 3 डायमेंशनल होगी, है ना, ऐसे एक बहुत कॉम्पैक्ट यूनिट बना लेंगे इस तरीके से, तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट यूनिट बना लेंगे और उसे हम क्या कहेंगे भाई, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। अब इसके लिए आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल एक बेकलाइट और मेलामाइन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हर किसी का एक एक एग्जांपल तो आपको याद रखना है। तो लीनियर पॉलीमर में क्या हुआ, ऐसे लीनियरली अरेंज होंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर में लीनियर भी होगा, ब्रांचेस भी होंगी, और क्रॉस लिंक में कंप्लीट 3D नेटवर्क होगा, ये आपको याद रख के चलना है। ये था सेकेंड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस, यानी जो पॉलीमर्स हैं उसमें जो अलग अलग मोनोमर्स लगे हुए हैं, उन मोनोमर्स के बीच किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, उस बेसिस पे 4 तरीके के पॉलीमर होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इलास्टोमर, इलास्टोमर इलास्टिक जैसा, जिसको खींच सकते हैं, स्ट्रेन कर सकते हैं ना। देखो पॉलीमेरिक चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, एक तो आपको ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो इलास्टोमर्स होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, और वीक फोर्सेस के कारण ही इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जैसे रबड़ एक सर्टेन लिमिट तक खींच सकते हैं, और फिर जब आप उस फोर्स को हटा दोगे ना तो अपने पहले वाली शेप में वापस आ जाएगा, जैसे रबड़ को हम खींचते हैं तो खींच जाएगा, पर उसको छोड़ देंगे तो फिर वो अपने पहले वाली स्टेज में वापस आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, रबर, इनमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट आता है फाइबर, इनके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो जो फाइबर्स होते हैं उनके जो मोनोमर्स होते हैं उनके बीच क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या उनमें क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऐसे नहीं टूटेंगे ना ये। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन 6/6, पॉलिएस्टर, टेरिलीन या सिल्क, ठीक है। आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रखना किसके अंदर कौन सा होते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं हमारा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, इस पे स्टामा कर लेना। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखना, इनके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं। थर्मोप्लास्टिक, देखो जो यहाँ पर ना वर्ड दिया हुआ है क्या, थर्मोप्लास्टिक, इसमें एक वर्ड है क्या, थर्मो। थर्मो का मीनिंग क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी इसका कुछ ना कुछ हीट से या टेम्परेचर से लेना देना है। वो पॉलीमर जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं ना, और फिर कूल करने पर हार्ड हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ही उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और इनकी जो इंट्रैक्शंस होती हैं, यानी इनके बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच लाई करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इनके एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, जिसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन और टेफ्लॉन। फिर आता है थर्मोसेटिंग, तो थर्म का मतलब मैंने अभी बताया हीट, और सेटिंग मतलब सेट, तो जो हीट देने से सेट हो जाते हैं, यानी अब उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला, एक बार हीट दी और वो परमानेंट चेंज में चले जाते हैं, हीट करने पर वो हार्ड हो जाते हैं, इनफ्यूजिबल और इनसॉल्युबल मटेरियल बन जाते हैं। फिर उनके जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होती है और उनको दोबारा रीमोल्ड नहीं किया जा सकता। ऐसे पॉलीमर्स को हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग। और इसका एग्जांपल क्या है, बेकालाइट और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। अब बेकालाइट सबसे ज़्यादा याद रखना कि बेकालाइट जो है वो थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है, राइट। चलो नेक्स्ट लास्ट क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सिंथेसिस, यानी जो हमारा पॉलीमर बना है वो कैसे बना है। तो उसमें आते हैं 2 क्लासिफिकेशन, पहला हमारा आता है एडिशन पॉलीमर एंड द सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन क्या होता है, जो डायरेक्ट एडिशन करने से बनता है रिपीटेड मोनोमर्स के, इसमें ना कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, ऐसे याद रखना। तो सिर्फ ऐड करते हुए जाना है, तो चीज़ ऐड करने से ही, अगर मोनोमर्स को ऐड करने से ही पॉलीमर बना है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमर। और अगर जब हमने अपना पॉलीमर बनाया उसके साथ कोई बाई प्रोडक्ट निकल गया, कुछ एलिमिनेशन हुआ है सिंपल मॉलिक्यूल्स का,
ठीक है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग तरीके के मोनोमर होते हैं। मोनोमर तो यहाँ भी भाई इस पे याद मत रखना, मोनोमर एक होगा तो वो होमोपॉलीमर होगा, एक से ज़्यादा होंगे तो कोपॉलीमर होगा। एडिशन पॉलीमर में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, नो बाई प्रोडक्ट। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर होंगे और कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट जरूर निकलेगा। सिंपल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा, जैसे H2O, NH3 या HCl, ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन ज़रूर होगा। उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब ही है एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो H2O या NH3 HCl ऐसे कोई ना कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और इस तरीके के जो पॉलीमर है उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पॉलीथीन का, तो ये भी CH2, यहाँ भी CH2, कुछ निकला नहीं है, तो सिर्फ एडिशन हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एडिशन पॉलीमर। कंडेंसेशन देखो, जब हम नायलॉन 6,6 बनाते हैं तो जो नायलॉन 6,6 है उसके मोनोमर एक तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और दूसरा है एडिपिक एसिड। जब इन दोनों का कंडेंसेशन कराते हैं तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होता है, तो ये कैसा हुआ? एक कंडेंसेशन पॉलीमर। अभी रिएक्शन कैसे हुई इसे हम आगे कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या होता है? एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन में याद रखना है कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, कंडेंसेशन में कोई ना कोई एलिमिनेशन जरूर होगी किसी सिंपल मॉलिक्यूल की। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है जो एडिशन है उसे हम कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ, ये भी याद रखना है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उसे हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो एडिशन है उसे क्या कहते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और जो हमारा कंडेंसेशन है उसे हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। राइट, चलो ये चीज आपको याद रख के चलनी है। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके पॉलीमर्स की, वो जो पॉलीमर्स हैं उनका सिंथेसिस कैसे हुआ है, कैसे वो बने हैं और उनके यूजेस क्या हैं, और आपको क्या उनके बारे में याद रखना है, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग टाइप से डिवाइड है, कुछ इसमें पॉलिएस्टर है, कुछ फाइबर है, कुछ पॉलीएमाइड है, रबड़ है, और इसमें आपको ये भी याद रखना है कौन सा एडिशन है, कौन सा होमोपॉलीमर है, कौन सा कोपॉलीमर है, कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो वो मैंने अलग अलग टाइप में नहीं किया है, मैं वो आपको यहीं पर बता दूंगी कैसे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर हम याद रखें पॉलीथिन। देखो आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है, देखो यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, पॉलीमर कर लेना इसे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना है वो ये याद रखें कि जो पॉलीमर है, हर एक पॉलीमर का मोनोमर आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा भाई इसका मोनोमर क्या है, तो आपको याद रखना है हर एक पॉलीमर का मोनोमर क्या है। ठीक है, अब देखो जो पॉलीथिन है, पॉलीथिन वो तो पता ही है, पीछे आया था। पॉलीथिन का मोनोमर क्या होता है? इथीन। सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे, पॉलीथिन का मोनोमर क्या होता है? इथीन। अब ये जो पॉलीथिन है ये होती है 2 टाइप्स की। एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथिन, जो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर होती है, स्ट्रक्चर में देखा था। ये है हाई डेंसिटी पॉलीथिन जो लीनियर पॉलीमर होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देखने वाले हैं। देखो मोनोमर तो इसका भी क्या है? इथीन, और क्या बन गई यहाँ पर? पॉलीथिन। देखो ये बनी कैसे है, यहाँ पर N लिया है ना, ये है CH2 डबल बोन CH2। ऐसे बहुत सारे यूनिट होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे कई सारे यूनिट कनेक्ट होते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर अलग हो जाएगा, ऐसे ही इसका और इसका अलग हो जाएगा, ऐसे मान लो। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, ऐसे आ गया। ऐसे ही ये वाला CH2 देखो तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। अब क्या होगा, जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो क्या होगा? रिएक्शन होने के लिए क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो इसके साथ और ये वाला बॉन्ड इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड। क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड। ऐसे ही फिर ये वाला अगले वाले CH2 से, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, ऐसे ये एक बॉन्ड बना लेगा, तो एक चेन बन जाएगी और इसे हमारी क्या बन जाएगी? पॉलीथिन, और इसे हम क्या कहेंगे? LDP। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है, आगे भी बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, उसको यहाँ से रेस कर देते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, अगर कोई भी इस तरीके का मोनोमर है आपके पास जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है? डबल से सिंगल बना देना। आपको बस उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर लगाना है। इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी? पॉलीथिन। हालांकि आपको रिएक्शन तो करनी नहीं है, आपको सिर्फ मोनोमर याद रखना है, और अगर किसी में कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो कंडीशन याद रखनी है।
इसकी कंडीशन क्या है, इसमें 350 से 370 केल्विन टेम्परेचर यूज़ होता है, 1000 से 2000 एटीएम प्रेशर यूज़ होता है और कुछ ट्रेसेस ऑक्सीजन के यूज़ होते हैं। हालांकि कंडीशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसका जो मोनोमर है वो क्या होता है, इथीन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको ये याद रखना है इसको यूज़ करते हैं एज अ पैकेजिंग मटीरियल, इसको यूज़ करते हैं थिन प्लास्टिक फिल्म और बैग बनाने में पैकेजिंग मटीरियल की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स के इंसुलेशन में इसको यूज़ किया जाता है, स्क्वीज बोतल बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, टॉयज बनाने में और फ्लेक्सिबल पाइप बनाने में इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देखो मोनोमर वही है इथीन, ये इसका मोनोमर है, तो ये क्या हो गया मोनोमर, और वैसे ही बनेगा ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। बस आपको डबल सिंगल में करना है, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर लगाना है, तो हमारी क्या बन गई है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कंडीशन है इसकी 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर यूज़ होता है और 1 एटीएम प्रेशर यूज़ होते हैं यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक कैटलिस्ट यूज़ होता है जिसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, याद आता है बट ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, तो ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम C2H5 होल थ्राइस Al प्लस TiCl4, ये तो ये होता है हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये याद रखना है, ये भी यूज़ हो जाता है कि कौन से पॉलीमर बनाने में जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है। देखो अगर वहाँ पर ऑप्शन में हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी दोनों दिया है तब तो ऑप्शन आएगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, बट अगर सिर्फ पॉलीथीन दिया है तो पॉलीथीन पे टिक करना है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन है किसका C2H5 होल थ्राइस Al और TiCl4 का। ये क्या है, ये है हमारा ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये है हमारा ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा टाइटेनियम क्लोराइड, टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है। चलो टेट्रा क्लोराइड ऐसे लगा लें, चार है ना, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। इसको यूज़ क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स में, जैसे बकेट और टब्स, हाउसवेयर्स में, पाइप्स में, बोतल और टॉयस बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मोनोमर याद रखना है इथीन और जिगलर नाटा कैटलिस्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इन सब में सब सिर्फ आपको मोनोमर याद रखना है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर है वो है विनाइल क्लोराइड, ये है मोनोमर, ये इसका मोनोमर है। देखो विनाइल ये वाली पोजीशन होती है, यानी अगर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है ना, तो इस पोजीशन को विनाइल बोलते हैं। अगर ऐसे कनेक्ट होता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आगे और लगा देते, इससे कनेक्ट होता है, इस पोजीशन को अलाइल बोलते हैं। ये वाली पोजीशन अलाइल होती है और ये वाली पोजीशन विनाइल होती है, ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड, अब हमें यहीं से पता चल गया कि जो हमारा क्लोरीन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैच है, तो आपको एक तो ये याद रखना है पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर है वो क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। बनाना बहुत आसान है, बनाने के लिए रिएक्शन तो तभी भी नहीं आने वाली, आपको सिर्फ मोनोमर याद रखना है। बनाना कैसे है, बस ये जो डबल बॉन्ड है इसको किस में कर दो, सिंगल में, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर लगा दो, ये बन गया PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी कंडीशन पर सल्फेट की प्रेजेंस में ये होता है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, आप सिर्फ इतना याद रखना है इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। इसको यूज़ किया जाता है रेनकोट, हैंडबैग, PVC पाइप बनाने में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में और हॉर्स पाइप बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं टेफ्लॉन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये है हमारा क्या, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपको याद रखना है क्योंकि देखो इसके आगे तो पॉली वर्ड था और पॉलीथीन के आगे भी पॉली वर्ड था, तो उसको याद रखना ज़्यादा आसान है। अगर टेफ्लॉन आ गया, और बता देती हूँ टेफ्लॉन नाम से क्या आता है, तो भूल मत जाना, जो टेफ्लॉन है वो होता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, यानी ये होता है टेट्राफ्लोरो, चार हो गए ना, एक दो तो यहाँ पे हैं और दो फ्लोरीन, टोटल फ्लोरीन कितने हो गए, चार, तो टेट्राफ्लोरो, दो कार्बन के लिए इथाइलिन, तो इसका जो मोनोमर है वो क्या है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और वही बनाना बहुत आसान है, डबल बॉन्ड को क्या करना है, सिंगल, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर लगाना है, टेफ्लॉन पे पैड होगी, ठीक है। टेफ्लॉन में सबसे इंपॉर्टेंट है यूज़ याद रखना है, और ये यूज़ याद रखना है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टामा कलीना बहुत ज़्यादा आता है। वो कौन सा पॉलीमर है जिसको नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, तो वो क्या है हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज़ यूज्ड इन नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, उनको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, उसको गैस केस बनाने में और सील्स बनाने में यूज़ किया जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन स्टिक यूटेंसिल। यही क्वेश्चन आएगा, विच पॉलीमर इज यूज टू मेक नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है एक पेन,
और या फिर इसे हम क्या कहते हैं ऑल्डोन। ये डायरेक्टली पेन से आ जाता है, आपको या तो ये आ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन। तो पेन की फुल फॉर्म होती है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। क्या हुआ ये है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो एक तो ये हो गया हमारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, या इसका दूसरा नाम है क्या, ऑरेलॉन। ठीक है, इसका जो मोनोमर होता है वो होता है एक्राइलोनाइट्राइल, जिसका है ये स्ट्रक्चर इसका CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, ये है एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसको विनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, विनाइल साइनाइड, ये क्या है हमारा एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, बनाना बहुत आसान है। अगर इसका मैं पॉलीमेराइजेशन करा दूं यहाँ पर, तो जब इसका पॉलीमेराइजेशन होगा तो बस क्या करना है, जो डबल है उसको किस में चेंज कर देना है, सिंगल में। डबल बोन हमारा किस में चेंज हो गया, सिंगल में, और क्या बन गया, पेन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन। जैसे आपको याद रखना व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC। PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, वैसे ही पेन की फुल फॉर्म होती है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, इसको यूज किया जाता है स्वेटर, बाथिंग सूट्स, कारपेट्स और ब्लैंकेट्स बनाने में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलीस्टाइरीन, या इसे हम कह सकते हैं स्टायरॉन। अब पॉलीस्टाइरीन का जो मोनोमर है वो होता है स्टाइरीन, और स्टाइरीन होता है देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस डबल बॉन्ड से लगा है C6H5। ठीक है, इसे कहते हैं इसे बोलते हैं स्टाइरीन। बस वही बनाना क्या है, डबल। इसका पॉलीमराइजेशन अगर हम करेंगे तो जो डबल है उसको किस में चेंज कर दो, सिंगल में। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसको कर दिया सिंगल में चेंज, एक सिंगल इधर लगा दी, और हमारा क्या बन गया, पॉलीस्टाइरीन। इसको यूज़ किया जाता है टॉयज और टेलीफोन बनाने में। ठीक है, देखो ये डबल बॉन्ड वाले 3 याद रखना। अगर यहाँ पर लगा हुआ हो Cl ऐसे, तो ये विनाइल क्लोराइड हो गया, यहाँ से बनेगा PVC। Cn लगाए तो ये हो गया विनाइल साइनाइड या क्राइलोनाइड, जिससे पेन बनेगा। C6H5 लगा हुआ है तो ये हो गया स्टाइरीन, और इससे क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरीन, या क्या बनेगा, स्टायरॉन। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है। ठीक है, ये सारे देखो एक ही मोनोमर वाले थे। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल करे उन सबके अंदर कितने मोनोमर है, एक ही मोनोमर है। और जिनके अंदर एक मोनोमर होता है उसे हम क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर। इसका मतलब अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए वो सारे किसके हैं, होमोपॉलीमर के। होमो एक ही मोनोमर था ना, एक ही मोनोमर वाले क्या होते हैं, होमो। और साथ में क्योंकि कोई भी बाई प्रोडक्ट किसी में भी नहीं निकला, तो ये सब किसके एग्जाम्पल थे, एडिशन के। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन के, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकला, और किसके एग्जाम्पल थे, होमोपॉलीमर के। ये चीज़ आपको याद रखनी है। होमो मतलब एक ही मोनोमर, सबके अंदर एक ही टाइप का मोनोमर था, एक ही टाइप का, एक ही काइंड का, एक मोनोमर नहीं, एक काइंड का, सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, होमोपॉलीमर। और क्योंकि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकला, तो क्या हो गया, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब देखो, अब आता है हमारे पास सबसे पहले पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट, जिसको हम टेरिलीन या क्या कहते हैं, डैक्रोन। अब इसमें आपको याद रखना है टेरिलीन, सबसे इंपॉर्टेंट आता है टेरिलीन। टेरिलीन क्या होते हैं, टेरिलीन के होते हैं 2 मोनोमर, ऐसे याद रखना। क्या है ये, टेरिलीन। टेरिलीन में होते हैं 2 मोनोमर, एक तो याद रखना है टेरी से, टेरी यानी टेरिथैलिक एसिड याद रखना है, एक है लीन यानी क्या याद रखना है, इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो सबको पता है ये क्या होती है, बेंजीन। थोड़ा सा याद रखना है ये क्या होती है, बेंजीन। अगर यहाँ पर मैं कोई ग्रुप लगा दूं, मान लो ये एक ग्रुप लगा हुआ है ए, तो अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है, जस्ट नेक्स्ट, उस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, उसे जो नेक्स्ट पोजीशन होगी ग्रुप से उसे बोलेंगे मेटा, तो ये भी क्या हो गई, मेटा। और जो ये वाली पोजीशन होती है जस्ट इसके अपोजिट, इसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, अब अगर बेंजीन में यहाँ पर भी COH लगा हुआ है और यहाँ पर भी COOH ग्रुप लगा हुआ है, बेंजोइक एसिड हो गया, पर अगर इसकी पैरा पोजीशन पे भी मैं लगा दूँ तो ये होता है टेरिथैलिक एसिड। और यहाँ पर जो टेरी है वो टेरिथैलिक एसिड के लिए यूज हुआ है, तो ये पैरा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, आमने सामने क्या लगा है, COOH। और COOH का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ होता है OH। ये हमने किया था कार्बन कंपाउंड्स में, इसका स्ट्रक्चर देखा था। तो एक तो ये हो गया टेरिथैलिक एसिड। एक और याद रखना, आगे आएगा वो, अगर ऑर्थो पर लगा हुआ हो, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर, देखो ऐसा, एक लगा हुआ है यहाँ पर COOH और एक लगा हुआ है यहाँ पर COH, इसको बोलेंगे थैलिक एसिड या पैथैलिक एसिड ना, ऐसे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, 2 याद रखना। अगर दोनों रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लगा हुआ है तो होगा थैलिक एसिड, और आमने सामने पर लगा हुआ है तो होगा टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, इतना याद रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मोनोमर याद रखना है। अब मोनोमर क्या है इसके, एक तो है मोनोमर इसका टेरिथैलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, यानी आमने सामने वाली पोजीशंस पर, बेंजीन के आमने सामने वाली पोजीशन पर क्या लगा हुआ होगा, COOH।
ठीक है। दूसरा इसका मोनोमर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है भाई CH2OH और CH2OH, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये ही लिखा है मैंने, बस उसको लीनियरली लिख दिया। जैसे ये लिखा CH2, इससे क्या कनेक्ट है CH2, एक OH इस वाले C से कनेक्ट है और एक OH इस वाले C से कनेक्ट है, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर इतना। अब यहीं पे लिखा है। अब ये है एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन में मैंने क्या बोला था, कोई ना कोई एलिमिनेशन जरूर होगा, यहाँ से एलिमिनेट करना है। और जनरली आपके जितने भी एग्जाम्पल है ना पॉलीमर वाले, उन सब से वाटर ही एलिमिनेट होगा। तो यहाँ से जो चीज़ आपको एलिमिनेट करनी है वो एलिमिनेट करनी है वाटर, ठीक है। तो आपको क्या एलिमिनेट करना है, आपको एलिमिनेट करना है यहाँ से वाटर, ठीक है। अभी देखेंगे, एक तो ये याद रखना है टेरिलीन के मोनोमर है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है मोनोमर याद रखना। और ये किस टाइप का है, कंडेंसेशन। और दूसरा क्योंकि दोनों अलग अलग मोनोमर है तो क्या हो गया, कोपॉलीमर। दोनों अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, कोपॉलीमर, ठीक है। चलो अब वाटर कैसे एलिमिनेट करना है, मैंने स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया है। यहाँ से OH निकाल दो, ठीक है, वाटर निकालना है। अगर OH यहाँ से निकला तो यहाँ से क्या निकलेगा, H। ऐसे ही फिर ये आगे फर्दर इथाइलिन ग्लाइकोल से कनेक्ट होगा तो यहाँ से क्या निकालना है, OH, और यहाँ से क्या निकालना है, H। ये निकाल दो, क्या बचा देखो, यहाँ बचेगा O, फिर ये CH2, यहाँ क्या बचेगा O, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो गया, ये वाला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन, ये भी गया, ये अगली यूनिट से कनेक्ट होगा तो C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। और लास्ट में क्या लगाना है, N, तो ये क्या बन गया हमारा, टेरिलीन। रिएक्शन आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी। हाँ ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, ये तब याद रख सकते हो जब आपको मोनोमर याद होंगे। तो मोनोमर याद रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो टेरिलीन के जो मोनोमर होते हैं क्या होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा मोनोमर क्या होता है, टेरिथैलिक एसिड। तो क्या बन गया, ये हमारा बन गया टेरिलीन। या फिर ये डैक्रोन के नाम से भी आ सकता है, तो भी याद रखना है, डैक्रोन के मोनोमर होते हैं इथाइलिन और टेरिथैलिक एसिड। या फिर ये पेट, पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट, इसके लिए वर्ड यूज हुआ है टेरिथैलेट, तो पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट भी इसको कहा जाता है। और ये है एक पॉलीएस्टर, यानी ये एग्जाम्पल भी याद रखें, किसका एग्जाम्पल है, ये है पॉलीएस्टर का। एस्टर क्यों, देखो ये वाली जो लिंकेज अगर किसी में आती है ना, C डबल बॉन्ड O, इधर कोई ग्रुप लगाए इधर कोई ग्रुप लगाए, तो अगर इस तरीके की लिंकेज आती है ना, वो लिंकेज होती है एस्टर लिंकेज। अब इसके अंदर यही वाली लिंकेज आ रही है, क्योंकि इसके अंदर एस्टर की लिंकेज आ रही है, इसीलिए ये क्या है, एक पॉलीएस्टर, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ वॉश और वियर फैब्रिक्स में, टायर कोर्स में, सीट बेल्ट और सेल्स में इसको यूज़ किया जाता है। ये इसके यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके मोनोमर जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीइथाइलिन थैलेट और ग्लिप्टेल। तो जो ग्लिप्टेल है, या तो इसको ग्लिप्टेल के नाम से याद रखना है, ये एक और वर्ड है इसका, एल्काइड रीजन, एल्काइड रेजिन के नाम से इसको याद रखना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ग्लिप्टेल याद रखना, कम ही आता है ये, पर याद रख लेना, ठीक है। अब इसके दो मोनोमर होते हैं, एक इथाइलिन ग्लाइकोल तो पीछे ही देखा था, और एक होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में बताया था, अगर बेंजीन है और बेंजीन की कोई भी दो एडजेसेंट पोजीशन पर अगर COH लगाए, आमने सामने लगाए तो टेरिथैलिक होगा, पर अगर एडजेसेंट पोजीशंस पर लगाए तो क्या होगा, थैलिक एसिड। क्या हो गया, थैलिक एसिड, ठीक है। अब ये वाला मैंने ऐसे बनाया ताकि हमारे लिए रिएक्शन आसान हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देती हूँ, देखो यहाँ मैंने CO लगाया, तो CO अभी बताया था ना आपको, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर भी हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, OH, ठीक है। अब पता ही है, क्योंकि यहाँ पर भी दो अलग अलग मोनोमर है तो क्या होगा, ये एक कोपॉलीमर, दो अलग अलग मोनोमर है तो क्या होगा, कोपॉलीमर, और कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट जरूर निकलेगा, तो क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट निकलेगा, इसीलिए क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब देखो बाई प्रोडक्ट मैंने बोला है, आपको याद रखना है क्या निकलता है, H2O, आपको H2 एलिमिनेट कराना है। H2 कैसे याद रखोगे, यहाँ से OH, ये OH गायब कर दो, तो यहाँ जो OH को H चाहिए तभी वाटर बनेगा, तो यहाँ से H, ऐसे यहाँ से H गायब होगा, तो ऐसे गायब होगा OH, तो ये बन जाएगा, बन गया ना। यहाँ क्या बचा, सिर्फ O, फिर ये CH2, फिर यहाँ क्या बचा, O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से कनेक्ट होती है, क्या बन गया, पेट, या इसे क्या बोलेंगे, ग्लिप्टेल, ठीक है, याद रहेगा। चलो इसको यूज किया जाता है पेंट बनाने में या लेकर्स बनाने में, यानी पेंट बनाने में इसको यूज किया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है नायलॉन 6,6, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नायलॉन 6,6। इसका एक मोनोमर है हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन और एक है एडिपिक एसिड। तो देखो हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, मिथाइलिन मतलब ये वाला ग्रुप, हेक्सा मतलब 6, डायमाइन मतलब NH2, कितनी बार, 2 बार, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, तो बनाइए,
पहला मोनोमर हो गया। दूसरा मोनोमर है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड आपको याद रखना है COOH, CH2 और COOH, इसका नाम होता है एडिपिक एसिड। ये है एडिपिक एसिड। अगर टोटल देखो तो इसमें कितने कार्बन एटम है? 6 हैं। ये तो नाइट्रोजन है ना, ये भी नाइट्रोजन है, तो टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 6। यहाँ पर भी काउंट करोगे तो 6 हैं। देखो 4 तो ये हो गए, एक ये और एक ये, कितने कार्बन एटम हो गए? 6। इसके अंदर भी 6, इसके अंदर भी 6, इसीलिए नायलॉन 6 में 2 बार 6 आता है कि यहाँ पर पहले वाले मोनोमर में भी 6 कार्बन एटम, इसमें भी 6 कार्बन एटम, क्योंकि दोनों मोनोमर अलग अलग हैं। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? कोपॉलीमर का। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट है। और क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, क्योंकि यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकला है, तो क्या हुआ? कंडेंसेशन। तो एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। निकालना क्या है वो मैंने आपको बोला था, आपको याद रखना है, वाटर एलिमिनेट करना है। तो अगर वाटर एलिमिनेट करेंगे तो बताया है यहाँ से क्या जाएगा? OH, और यहाँ से क्या जाएगा? H। ऐसे यहाँ से क्या जाएगा? H, और यहाँ से क्या जाएगा? OH। अब NH2 में कितने H थे? 2, एक चला गया तो क्या बचा? सिर्फ एक ही बचा ना। फिर यहाँ क्या बचा? CH2 फिर यहाँ पर भी 2 H थे, एक चला गया तो NH बचा। फिर यहाँ क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड O, OH तो गया। फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर लगाएंगे, N लगाएंगे, ये हो गया नायलॉन 6। इसको यूज़ किया जाता है कारपेट, टेक्सटाइल फाइबर और ब्रिशल फॉर ब्रशेस बनाने में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको इसके मोनोमर याद रखना है। उसके मोनोमर क्या है? डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। इससे पहले वाले जो 2 एग्जाम्पल हमने देखे, दोनों ही पॉलिएस्टर के थे, पर यहाँ पर लिंकेज अलग है। देखो यहाँ पर जो लिंकेज है ना, वो है C डबल बॉन्ड O और NH की। अगर ये वाली लिंकेज आती है ना, ये वाली, इसे बोलते हैं पॉलीअमाइड। तो इसके अंदर जो लिंकेज है, क्योंकि वो C डबल बॉन्ड O NH है, ये वाली लिंकेज है। इससे पहले वाले में हमने ये वाली लिंकेज देखी थी, ये होती है एस्टर की लिंकेज, ये एस्टर लिंकेज है, ठीक है। अब यहाँ पर O नहीं है, O की जगह NH है। अगर NH आता है तो ये कौन सी होती है? पॉलीअमाइड, यानी ये अमाइड लिंकेज है, अमाइड लिंकेज। तो नायलॉन 6 का एग्जाम्पल है, नायलॉन 6 है पॉलीअमाइड, क्योंकि इसके अंदर कैसी लिंकेज है? अमाइड लिंकेज है। CONH को हम क्या बोलते हैं? अमाइड। तो क्योंकि इसके अंदर अमाइड लिंकेज है, इसीलिए ये क्या है? एक पॉलीअमाइड, ठीक है। नेक्स्ट एक और आपको याद रखना है, जो आपको याद रखना है नायलॉन 6। देखो 6 ना, इसका मतलब इसके अंदर एक ही मोनोमर है और इसके मोनोमर का नाम है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो और कैप्रोलैक्टम खुद साइक्लोहेक्सेन से बनता है। कैप्रोलैक्टम कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। H2 से ट्रीट करेंगे तो ये वाटर यहाँ से तोड़ना है, तो H2 पता है कैसे, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो और H2 H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं। OH नेगेटिव इसके साथ जोड़ दो, H इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। तो ये बन गया NH2। फिर CH2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो CH2 5 हो गया। और यहाँ क्या बना है? ये तो था C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या आ गया? OH। ये क्या है? एमिनो कैप्रोइक एसिड, पहले ये बनता है। अब इसके कंडेंसेशन से क्या बनता है? नायलॉन 6। कैसे बनेगा? वही ऐसी ये वाली यूनिट बहुत बार यूज होगी, तो OH यहाँ से एलिमिनेट कर दो, H यहाँ से, तो NH CH2 5 C डबल बॉन्ड इस तरीका बन जाएगा, से बोलेंगे नायलॉन 6। नायलॉन 6 में यही बात सिर्फ आपको याद रखनी है, किससे बनता है? ये कैप्रोलैक्टम से बनता है, और कैप्रोलैक्टम खुद साइक्लोहेक्सेन से बनता है। पहले साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा जिससे साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। फिर NH2OH से कराएंगे तो ये O यहाँ से चला जाएगा और ये H2 चला जाएगा, तो H2O यहाँ से निकल जाएगा, ये NOH आ जाएगा, ठीक है। फिर H2SO4 से करेंगे तो ये जो N है इसकी लिंकेज इसके बीच में आ जाएगी। कार्बन तो 6 ही रखना है ना, बस ये NH को बीच में लाना है, 1 2, यानी रीअरेंजमेंट करना है थोड़ा सा, 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। ये डबल बॉन्ड O किसके साथ आ जाता है? कार्बन के साथ, और बीच में क्या आ जाता है? NH, इससे क्या बोलते हैं? कैप्रोलैक्टम। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, नायलॉन 6 किसके बनता है? कैप्रोलैक्टम से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और याद रखना है, जो आपको याद रखना है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। रेजिन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसे लगा सकते हो। अब ये क्या होता है? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करा दो। देखो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का ये फॉर्मूला, और अगर बेंजीन के ऊपर एच लगाते हो उसे क्या बोलेंगे? फिनोल। अब क्या होता है? ये इसकी इस वाली पोजीशन पर, अब मैंने बोला था अगर कोई फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट पोजीशन है वो ऑर्थो, उससे नेक्स्ट मेटा, और उससे नेक्स्ट क्या होती है? पैरा। तो एक बार ये CHO इसके ऊपर आ जाता है तो ऑलरेडी इसके ऊपर एक H है, और ये क्या है? अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो ये CH2O है। तो CH2O जब इसके साथ जाएगा तो क्या बनने लगेगा? CH2OH। तो एक बार तो यहाँ ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर लग जाएगा, जिसे कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और इसे क्या कहेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब अगर हम बहुत सारे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल्स को मिला दें
तो क्या बनेगा, एक लीनियर पॉलीमर बनेगा, इस तरीके की चेन बनेगी। देखो हर पोजीशन पर यहाँ H होता है, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से OH निकाल दो, तो यहाँ से H और OH निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 के थ्रू ये लिंक हो जाएगा और एक लीनियर पॉलीमर बनेगा, जिसे क्या कहते हैं, नोवोलैक। आपको बस इतना याद रखना है कि जब फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन होता है, यहाँ पर हुआ ना कंडेंसेशन, वाटर निकल गया, ये ऐसे था, यहाँ पर था OH और यहाँ पर क्या था, CH2OH, ठीक है, और यहाँ पर भी था OH और यहाँ पर क्या था, CH2OH, और हर पोजीशन पर एक H तो था ही। मैंने यहाँ से एक H एलिमिनेट किया है, यहाँ से OH एलिमिनेट किया है, ये CH2 के थ्रू कनेक्ट होते हुए चलेगा इस तरीके से, तो जो पॉलीमर बनेगा वो नोवोलैक होगा। तो नोवोलैक याद रखना है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल के कंडेंसेशन से बनता है, और अगर दोनों को मिलाकर कंडेंसेशन कर दिया जाए तो एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पर और लगाना ना OH, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो अगर दोनों का कंडेंसेशन करा दिया जाए, यानी यहाँ पर होगा ऑर्थो, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो अगर दोनों का कंडेंसेशन करा दें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बेकालाइट। ठीक है, रिएक्शन आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बेकालाइट है वो दोनों के कंडेंसेशन से बनता है, ऑर्थो और पैरा से। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि जो बेकालाइट है ना, वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में यूज़ किया जाता है, और कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। अब ये वाला बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, यहाँ पे करना है आपको स्टार मार्क। तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में और यूटेंसिल्स के क्या हैंडल्स बनाने में किसको यूज़ किया जाता है, बेकालाइट को। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कॉम बनाने में और फाउंटेन पेन बैरल बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है, बट इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल बनाने में किसको यूज़ किया जाता है, बेकालाइट। उसके अलावा कुछ रबर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जो नेचुरल रबर है ना, वो लेटेक्स से मिलता है, और नेचुरल रबर जो पॉलीमर है वो है आइसोप्रीन का। ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग करूँ तो देखो क्या होगी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4। यहाँ से नंबरिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ ब्रांच भी है और डबल बोन भी है, तो दोनों पास पड़े इसलिए इधर से नंबरिंग करी। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 2 मिथाइल। 1 पे और 3 पे डाइन लगा हुआ है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन, इसको केमिकली कह सकते हैं। वैसे क्या होते हैं, आइसोप्रीन। अब रबर के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, डबल को सिंगल में और सिंगल को डबल में करना है, चेन में, ब्रांच को कुछ नहीं करना। तो ये डबल था, इसको क्या करना है, सिंगल। ये सिंगल था, इसे क्या करना है, डबल, इसको कुछ नहीं करना ब्रांच वाले को। ये सिंगल था तो इसे क्या करना है, डबल। यानी ऐसे है ना, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे भी लिख लिया। तो आपको अगर इसका मोनोमर, ये है मोनोमर, और मोनोमर याद रखना है, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। तो क्या बनेगा, पॉली आइसोप्रीन। आपको क्या करना है, जो डबल है उसको किस में चेंज करना है, सिंगल में, ये हो गया। और जो सिंगल बॉन्ड है इसको किस में चेंज करना है, डबल में। फिर से क्या गया, डबल, इसको किस में चेंज कर दो, सिंगल में। सिंगल को डबल और डबल को क्या बनाना है, सिंगल, क्योंकि बहुत सारी यूनिट कंबाइन करेंगी, यहाँ पर N तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, N। ऐसे हमारा क्या बन जाएगा, पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन क्या होता है, नेचुरल रबर। ठीक है, अब इसकी भी 2 फॉर्म होती है, एक होती है सिस फॉर्म और एक होती है ट्रांसफॉर्म। तो इतना तो नहीं आएगा, बस स्ट्रक्चर जब भी नहीं आएगा। सिस फॉर्म में से बता देती हूँ आपको। जैसे मान लो डबल बॉन्ड है, इससे एक ग्रुप कनेक्ट है, इससे एक ग्रुप कनेक्ट है। अगर मान लो ये वाला ग्रुप A है, जैसे इसमें यहाँ पे CH2 है, यहाँ ये वाला बॉन्ड देखो, ये वाला C देखेंगे, इस C से एक CH2 कनेक्ट है, ठीक है, और एक क्या कनेक्ट है, CH3। ऐसे इससे भी एक H कनेक्ट है और एक CH2। तो अगर ये CH2 दोनों अपोजिट साइड पर आते हैं ऐसे, तो ये ट्रांस पॉलीमर होगा, ट्रांस। और अगर ये यहाँ पर आ जाता है CH2 और यहाँ पर क्या आता है H, तो ये क्या होता है फिर सिस। तो ये क्या हो जाता है, सिस। तो आपको याद रखना है, जो नेचुरल रबर है वो इसकी सिस फॉर्म होती है। यानी अगर हम पॉलीआइसोप्रीन की सिस फॉर्म लेंगे तो होगा नेचुरल रबर, और अगर हम ट्रांसफॉर्म लेंगे तो होगा गुट्टा पर्चा। तो आपको याद रखना है, अगर गुट्टा पर्चा है तो वो ट्रांसफॉर्म है और नेचुरल रबर सिस फॉर्म होती है। इतना आपको याद रख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट। अब ये नेचुरल रबर जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, टैकी होती है, ब्रिटल होती है, टूट जाती है लो टेम्परेचर पर। इलास्टिसिटी इसकी बहुत कम होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और वाटर रिपेलिंग पावर भी इसकी बहुत कम होती है। अब इसकी इन प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट किया जाता है 373 से 415 केल्विन के बीच, जिससे इससे की जो प्रॉपर्टी है वो इन्हेंस हो जाती है, वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है,
टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर याद रखना किसकी लिंकेज आ जाती है नेचुरल रबर में? सल्फर। तो नेचुरल रबर में अगर सल्फर की लिंकेज आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वल्केनाइज्ड रबर, राइट। ये चीज आपको याद रख के चलनी, ये क्या होगी फिर? वल्केनाइज्ड रबर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपको 2 रबर और याद रखने। एक रबर याद रखना स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर और एक बुनाइस। देखो स्टाइरिन पहले भी आया था, याद हो तो। स्टाइरिन ये वाली फॉर्म है, पॉलीस्टाइरिन हमने किया था। तो एक स्टाइरिन और एक ब्यूटाडाइन, 4 कार्बन एटम लेने हैं, 1 2 3 4, और 2 बार डबल बॉन्ड लगाना है, टर्मिनल पोजीशन पर लगा देना। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन एटम और डाइन मतलब टर्मिनल पोजीशन पर आपको क्या लगाने हैं? डबल बॉन्ड। बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अच्छा, कैसे बनाना है बताया है। डबल बॉन्ड को सिंगल में और सिंगल को डबल में चेंज कर दो। ये डबल है, इसका सिंगल बनाना है, दोनों यूनिट को ऐड करना है। ये डबल था, सिंगल, सिंगल का डबल और डबल का सिंगल बॉन्ड बनाना है। एन हो गया, ये क्या हो गया? SBr यानी स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ये इसे क्या कहते हैं? बूना एस। बूना एस इसलिए यहाँ पर जो बूना है तो उसमें जो BU है वो है ब्यूटाडाइन के लिए, एस है स्टाइरिन के लिए। तो ये स्टाइरिन, ये ब्यूटाडाइन, और Na मतलब सोडियम कैटेलिस्ट। यहाँ पर सोडियम भी एज अ कैटेलिस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रख के चलनी है। अच्छा, इसको फ्लोर टाइल्स बनाने में, फुटवेयर कंपोनेंट बनाने में और केबल इंसुलेशंस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऐसे ही आती है बूना एन। तो अभी बताया था बूना एन, अगर यहाँ से देखेंगे तो बूना एन, इसमें BU क्या आएगा? ब्यूटाडाइन। अभी थोड़ी देर पहले ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बना। और N है नाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल भी आया था जिससे पेन बना था हमारा, याद होगा, है ना। उन दोनों की कॉम्बिनेशन। और N ने बताया क्या होते हैं? सोडियम कैटेलिस्ट। यहाँ पर सोडियम कैटेलिस्ट भी यूज होते हैं, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा। अच्छा, यहाँ पर कोई भी देखो, 2 अलग अलग मोनोमर है, क्योंकि 2 अलग अलग मोनोमर है तो ये कोपॉलीमर है। ये एक तरीका क्या है? कोपॉलीमर। पर यहाँ से कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंडेंसेशन नहीं है, ये एडिशन ही है, ठीक है। अब क्या करना है? बस जो डबल है उसका सिंगल, सिंगल का डबल। देखो डबल से सिंगल हो गया, सिंगल से डबल, डबल से सिंगल, दोनों को ऐड करना है। फिर ये डबल बॉन्ड, तो इसको सिंगल करना है, बस ब्रांच का चेंज नहीं करते हैं। और ऐसे हमारा क्या बन गया? बूना एन। इसको यूज करते हैं ऑयल सील और टैंक लाइनिंग्स में इसको यूज करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट पॉलीमर खत्म हो जाते हैं। आपको सारे पॉलीमर्स के मोनोमर पता होने चाहिए, किससे बने। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मोनोमर ही पता होने चाहिए। यूजेस वहाँ कर लेना जो मैंने बताया है, जहाँ से यूज पे क्वेश्चन आता है। जैसे बेकालाइट, तो बेकालाइट का बताया था कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस में और कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने में। टेफ्लॉन यूज होता है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो पॉलीमर्स होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, पता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। पर कुछ ऐसे पॉलीमर भी हैं जिनको बायोडिग्रेड बनाया गया है। उसमें से एक आप याद रख लेना, जो है PHBV, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है PHBV, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इसको याद रखेंगे आप। तो ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है। वैसे तो यहाँ से कम ही चांस है, बट आ गया तो उसके लिए आपको याद रखना है इसको। और भी है बायोडिग्रेडेबल, बस इसको याद रखना है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। P का मतलब पॉली, H मतलब हाइड्रोक्सी, ब्यूटाराइड और वेलरेट। तो यहाँ पर पॉली और ये क्या? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब ये वाला ग्रुप। ब्यूटारेट मतलब 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4, 2 मोनोमर होंगे, एक तो 4 कार्बन वाला। और वेलरेट, वेलरेट का मतलब होता है 5 कार्बन एटम। यहाँ पर लिखा भी है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो ये वाला जो है ये है बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसका ही नाम है क्या? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट नाम है इसका। और जो ये वाला है इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ठीक है। ये है वेलरेट, कॉमन नेम होता है 5 कार्बन एटम के लिए, ठीक है। देखो ये है COOH, यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। 3 पे OH लग रहा है, ब्रांच में आ रहा है इसलिए हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। फिर यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 5, तो ये गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। COH के रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो होती है अल्फा, और उससे नेक्स्ट क्या होती है? बीटा। कॉमन नेमिंग में ये अल्फा और ये क्या होगी? बीटा। बीटा पर हाइड्रोक्सी इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी। कॉमन नेम में इसको पढ़ेंगे ब्यूटाइरेट। बीटा हाइड्रोक्सी 5 कार्बन को पढ़ेंगे वेलरेट। आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लास्ट है, इसको याद रख लेना, याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ होगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा। अब जहाँ से OH गया है और जहाँ से H गया है एडिशन वहीं से होगी। यानी देखो ये तो ठीक है, ये मैंने देखो ये हो गया, यहाँ से देखते हैं, हो गया CH3, फिर हो गया CH, फिर हो गया CH2, फिर यहाँ गया C डबल बॉन्ड, फिर O, फिर ये वाला आएगा यहाँ पर CH, CH2O, C। इस तरीके से आपको याद रखे चलना है, ठीक है। जैसे मैं इस पर बता देती हूँ आपको, एक बार देखो ये वाला जो हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है। पहला वाला क्या था, ये है CH3 CH, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है CH2, ये क्या है COOH। फिर उसके बाद है यहाँ पर CH3 CH2 CH, यहाँ पर है OH, यहाँ है CH2 और ये है COH, इस तरीके से, ठीक है। कंडेंसेशन कराने के लिए इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ। देखो सबसे पहले OH लिख लिया, OH CH से कनेक्ट है, इसके साथ CH3 है, थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है बस। OH को इधर ले गए और CH3 को इधर ले आया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। इनका पोजीशन चेंज किया ताकि सही से बना सके। ऐसे यहाँ पर OH को इसके सामने लेकर आओ, फिर इससे क्या कनेक्ट है CH, इसका और इसका पोजीशन इंटरचेंज किया है बस। यहाँ पर क्या ले आओ CH2 CH3, ठीक है। फिर ये तो एज इट इज है। अब कंडेंसेशन के लिए आपको बताया था, कंडेंसेशन के लिए क्या करना है, एक H यहाँ से और यहाँ से क्या हटाना है OH, ऐसे यहाँ से H और यहाँ से क्या हटाना है OH, तो कुछ इस तरीके का बनेगा ना O। फिर यहाँ क्या बनेगा CH, यहाँ क्या बनेगा CH3, यहाँ क्या बनेगा CH2, फिर क्या बनेगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बनेगा O, यहाँ पर CH, यहाँ बनेगा CH2 CH3, यहाँ पर बनेगा CH2 और यहाँ जाएगा C डबल बॉन्ड O, राइट। ये बन जाएगा, यहाँ जगह N। ये जो बना है इसे बोलते हैं PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइलेट वैलरेट, ठीक है। और ये है होता है, ये बना इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने समझा दिया किस तरीके से बना है। जितने भी पॉलीमर हैं उन सबके मोनोमर आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, भाई इस वाले पॉलीमर का मोनोमर क्या है। कुछ के यूज़ याद रख लेना, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में ये एग्जाम्पल याद रख लेना, क्या होता है PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइलेट कोहाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये याद रखे चलना है। तो पॉलीमर आज यहाँ पर हमारी मैन मेड मटेरियल यूनिट भी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम आर एनवायरनमेंट वाली यूनिट को कवर करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ आपको ये पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।